अब हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है और हमें शो करना है कि वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो है 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13 और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है 4/13, 12/13 और 3/13 और फिर थर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है और तीसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है, देख सकते हैं 3/13, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। और अब हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सबसे पहले ये इस लाइन को अगर हम फर्स्ट लाइन एज्यूम कर लें, सेकंड लाइन या फिर लाइन ए और लाइन बी, तो ए और बी का अगर हम कंडीशन परपेंडिकुलरिटी कंडीशन हम जानते हैं कि अगर उसका डायरेक्शन कोसाइंस दोनों का एज्यूम L1 M1 N1 है, एज्यूम कर लेते हैं N का फर्स्ट लाइन का और सेकंड का L2 M2 N2 है रिस्पेक्टिवली, तो वो दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 है। तो आप वेक्टर पढ़ चुके हैं तो आप ये देख सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट टाइप की चीज है, यानी a इंटू ए उसका x कोऑर्डिनेट इंटू x हम जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वो 0 हो जाता है तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है आपस में वेक्टर। उसी तरह से सेम कंडीशन लगभग यहाँ पर भी है कि डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1 और L2 M2 N2। तो अब अगर L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 0 हो गया तो लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी और हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो पहले इस दोनों लाइन का देख लेते हैं। तो 12/13 इंटू 4/13, 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 टू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सबका 169 है, 13 का स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर 12 इंटू 4 48, 12 इंटू माइनस 3 माइनस 36 और माइनस 3 इंटू 4 यानी माइनस 12 डिवाइडेड बाई 169 है। तो न्यूमरेटर हम देख सकते हैं पार्ट 0 है, 48 माइनस 48। तो ये और ये लाइन फर्स्ट और सेकंड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। हम इसी तरह सेकंड और थर्ड लाइन चेक करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड लाइन चेक करेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे कि आपस में तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रही है। तो अगर ये दोनों लाइन देखें तो 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। तो अगेन हम देख सकते हैं कि 4 इन न्यूमरेटर में जो पार्ट आ रहा है, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है 169। अब हमें लिखना भी जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं। 4 इंटू 3 12 माइनस 12 इंटू 4 48 प्लस 12 इंटू 3 36। देख सकते हैं 48 माइनस 48 0 के बराबर है। और अब अगर फर्स्ट और थर्ड लाइन देखें तो अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूमरेटर आएगा या फिर पूरा लिख लेते हैं 12/13 इंटू 3/13 माइनस या फिर प्लस माइनस 3/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 12/13। तो अगेन हम देख सकते हैं 12 इंटू 3 36 और माइनस 3 इंटू माइनस 4 यानी प्लस 12 हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 12 यानी माइनस 48। हम देख सकते हैं ये दोनों लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक लाइन है जो पास कर रही है 2 पॉइंट्स है 1, -1, 2 और 3, -4, -2 और सेकेंड लाइन है जो पास कर रही है इन 2 पॉइंट्स से 0, 3, 2 और 3, 5, 6 और हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन हम जानते हैं कि इन दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अगर L1 M1 N1 और इनका L2 M2 N2 हो, अगर हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि फर्स्ट लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 के फॉर्म में लाए और सेकंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम L2 M2 N2 हो जाए तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 के बराबर हो। तो हमें जस्ट डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है दोनों का और फिर शो करना है कि ये इक्वेशन 0 के बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। तो डायरेक्शन रेशियोज हम जानते हैं x1 माइनस x2 कर दें या x2 माइनस x1 किसी भी एक फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो 3 - 1 2
फर्स्ट लाइन का निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज। 3 - 1 2 4 माइनस, अगर यहाँ पर हमने 3 - 1 किया तो फिर 4 - -1 नहीं करना होगा, फिर हम -1 - 4 नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। 4 - -1 यानी 4 + 1 5 और -2 - 2 -4, तो फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो 2, 5, -4 हो जाएगा। और इसी तरह अगर सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखें तो 3 - 0 3, 5 - 3 2 और 6 - 2 4, 3 2 और 4 हो जाएगा सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज। और दो लाइन को अगर हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि दोनों के जो अगर डायरेक्शन कोसाइंस है उसका ये जो इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाए। लेकिन सेम बात डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसके मॉड से इस डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर रहे हैं, √2² + 5² + -4 का स्क्वायर, और उसी तरह इसको इसके मॉड से डिवाइड कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जस्ट हम डिनोमिनेटर चेंज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर हमें दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो या तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस इस इक्वेशन में 0 होना चाहिए या फिर डायरेक्शन रेशियोज भी 0 होना चाहिए। तो अब अगर हम डायरेक्शन रेशियोज ही चेक कर लेते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट, अगर इसका डायरेक्शन रेशियोज हम अज्यूम कर लें ABC है और इसका DEF है, तो AD + BE + CF 0 होना चाहिए। जैसा जो इक्वेशन सेम इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लिखते हैं, सेम डायरेक्शन रेशियोज के लिए भी अप्लाई होता है। तो CF ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम चेक कर सकते हैं, तो ये 2 × 3 + 5 × 2 + -4 × 4, तो हम देख सकते हैं ये 6 + 10 - 16 ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट, रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में दो लाइन है जिसे हम फर्स्ट लाइन को डिनोट करते हैं L1 से। तो L1 पास कर रही है थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8 और 2, 3, 4। तो L1 लाइन L1 का हम डायरेक्शन रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ये इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो इसे अगर x1 y1 z1 एज्यूम कर लेते हैं और x2 y2 z2, तो इसका डायरेक्शन रेशियो x1 - x2 y1 - y2 और z1 - z2 हो जाएगा, यानी 4 - 2 2 7 - 3 4 और 8 - 4 4। तो लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियोज 2 4 4 हो जाएगा। और लाइन L2 है जिसे हम L2 से डिनोट कर रहे हैं, सेकंड लाइन, वो पास कर रही है थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 और 1 2 5। तो अब हम इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। 1 - -1 यानी 1 + 1 2 और 2 - -2 यानी 2 + 2 4 और 5 - 1 4। तो इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो 2, 4, 4 हो गया। या फिर हम इस तरह से भी इस पॉइंट से इसको घटा देता हूँ, -2 -4 -4 हो जाता है। और अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, यानी अगर दोनों का डायरेक्शन रेशियोज अगर हम एज्यूम कर लें कि फर्स्ट लाइन का ABC हो और सेकंड का DEF, तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती है अगर दोनों का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो, यानी A/D बराबर हो B/E बराबर हो C/F के। जो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 2/2 1 बराबर है 4/4 के और ये बराबर है फिर 4/4 के। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन बताना है लाइन का विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 और पैरेलल है वेक्टर के, इस वेक्टर के 3i + 2j - 2k के। तो ये पॉइंट A, 1, 2, 3 इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं 1i यानी जस्ट i + 2j + 3k। और अब हमें उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस वेक्टर के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है और जिस पैरेलल है इस वेक्टर के। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन वेक्टर A के थ्रू पास कर रही है और वेक्टर B के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन A + λb हो जाता है, जहां पर लैम्डा कोई कांस्टेंट है। तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, जस्ट R से डिनोट कर देते हैं। R = तो R = ai + 2j + 3k है। तो A + λb इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और B यानी ये वेक्टर 3i + 2j - 2k। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लाइन का इक्वेशन बताना है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। अगर वो पास करे थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i - j + 4k
एंड इज इन द डायरेक्शन, यानी इसके पैरेलल है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि अगर कोई लाइन पोजीशन वेक्टर ए से पास कर रही है और पैरेलल है पोजीशन वेक्टर बी के, तो उसका इक्वेशन ए प्लस लैम्डा बी हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ए 2i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप है प्लस लैम्डा टाइम्स बी, और बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप है। तो ये वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और अब अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, तो हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई स्ट्रेट लाइन कोई पॉइंट x1, y1, z1 से पास कर रही है और उसका डायरेक्शन रेशियोज a, b, c है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है x1, y1, z1, ये हम देख सकते हैं, ये हमें पता है कि इस वेक्टर से ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है थ्रू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट है 2, -1, 4। ये वेक्टर जस्ट 2, -1, 4 का पोजीशन वेक्टर है और इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है या इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में है। तो इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन का मतलब है कि इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो इस स्ट्रेट लाइन के ही इक्वल है, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो 1, 2, -1 है। तो हमें x1, y1, z1 पता है, a, b, c पता है। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई a यानी 1, y माइनस 1 यानी y प्लस 1 डिवाइडेड बाई b यानी 2, और z माइनस z1 यानी z माइनस 4 डिवाइडेड बाई c यानी -1। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कार्टेशियन इक्वेशन बताना है लाइन का विच पासेस थ्रू पॉइंट -2, 4, -5 और पैरेलल है गिवन लाइन के। तो जो गिवन लाइन जिसके वो पैरेलल है वो लाइन है x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6। तो इस लाइन के पैरेलल है, ये जो गिवन लाइन इसके पैरेलल है जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो इसका मतलब है कि जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है उसका डायरेक्शन रेशियो भी इस लाइन के एग्जैक्ट इक्वल है, यानी उसका डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 है, क्योंकि वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है और वो इस पॉइंट से पास करी -2, 4, -5। तो हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1, x1 माइनस 2 है तो x माइनस x1, x माइनस -2, x प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 और ये बराबर हो जाएगा z माइनस -5 यानी z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन का x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2 और हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो है 5, क्योंकि x1, y1, z1, तो हम x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 यहाँ पर लिखते हैं। तो वो पॉइंट है 5, -4 और 6, हम क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 5i कैप प्लस -4j कैप प्लस 6k कैप। इस पॉइंट से इस वेक्टर से ये लाइन पास कर रही है और इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 7 और 2 है। सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन से कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3, 7, 2 है, यानी ये लाइन पैरेलल है विथ स्ट्रेट लाइन जिसका वेक्टर ये हो 2k कैप। तो इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 7, 2 होने का मतलब है कि ये लाइन इस डायरेक्शन रेशियो की यानी इस वेक्टर के डायरेक्शन में 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप के डायरेक्शन में। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पोजीशन वेक्टर a से पास करे और किसी दूसरे वेक्टर b के डायरेक्शन में हो तो उसका इक्वेशन a प्लस लैम्डा b हो जाता है। यहाँ पर लैम्डा कोई कांस्टेंट है, ये उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो हम वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। a हमारे पास है 5i कैप, जिस पॉइंट के थ्रू या जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है वो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा b, जहां पर b उस वेक्टर का डायरेक्शन है जिसके डायरेक्शन में ये लाइन है। तो प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। ये इस कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन है सेम इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 में
हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताना है ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड 5, -2, 3। तो हमें दो पॉइंट पता है जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है, तो इसका हम डायरेक्शन रेशियो आसानी से लिख सकते हैं x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो इस लाइन का, अगर इस लाइन को हम L से डिनोट करें जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो उसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 5 - 0, या हम 0 - 5 भी लिख सकते हैं, जस्ट प्रोपोर्शनल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम -2 - 0 जस्ट इसी फॉर्म में लिख लेते हैं 3 - 0। तो हम देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो हमें सेम यही पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि हम उसमें से ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स घटा रहे हैं, यानी 0 घटा रहे हैं, 5 - 2 3। और अब हमें कार्टेशियन में फॉर्म में इसका इक्वेशन लिखना है। तो हमें दो पॉइंट पता है, तो किसी एक पॉइंट के थ्रू भी, यानी इसके भी हम x1 y1 z1 एज्यूम कर सकते हैं। तो ओरिजिन को ही एज्यूम कर लेते हैं ताकि हम आसानी से लिख सकें इक्वेशन। तो x - 0 x डिवाइडेड बाई a यहाँ पर 5 है, इज इक्वल टू y - y1, अगेन y1 भी 0 है, तो y - 0 y डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू z - z1, z भी 0 है, तो z - 0 z डिवाइडेड बाई 3। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें कोई एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है, x1, y1, z1। तो a उसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो ये एग्जैक्टली हम सीधे 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेक्टर भी जिसके डायरेक्शन में है ये लाइन, तो वो वेक्टर हो जाएगा इसके डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर, यानी 5 - 2 3। तो अगर हम ये वेक्टर लिखें 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, तो ये लाइन इसके डायरेक्शन में है। तो अब वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। a 0 है तो जस्ट लैम्डा टाइम्स b हो जाएगा, जहाँ पे b 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप है। और एक बात और ध्यान देनी कि हमने यहाँ पर जैसे ओरिजिन को एज्यूम करके लिखा है, हम इस पॉइंट को भी एज्यूम करके लिख सकते हैं, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा दोनों केस में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताना है ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। और ये दो पॉइंट जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है, ये है 3, -2, -5, और दूसरा पॉइंट है 3, -2, 6। हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट पॉइंट्स यहाँ पर अलग अलग है, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है। तो इस लाइन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन में भी। तो इस लाइन को पहले हम L से डिनोट कर लेते हैं, और अब हमें दो पॉइंट पता है जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है, तो किसी एक पॉइंट को भी A एज्यूम कर लेते हैं, यानी उस लाइन का पोजीशन वेक्टर जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है। तो वो हो जाएगा 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप। और अगर डायरेक्शन रेशियोज निकाले इस लाइन का, तो 3 - 3 0, -2 -2 0, और 6 - -5 यानी 6 + 5 11। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 0 0 11 है। इसका मतलब कि ये लाइन इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 11 k कैप से। तो ये इसेंशियली सिर्फ 11 k कैप है, ये जस्ट 0 0 हो जाएगा टर्म। तो उस वेक्टर जिसके डायरेक्शन में लाइन होते हैं उसे हम b से डिनोट करते हैं, और उसके बाद वेक्टर इक्वेशन इसका a प्लस लैम्डा b हो जाएगा। तो इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन हम a प्लस लैम्डा b लिख सकते हैं, जहां पर a वेक्टर 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप है, प्लस लैम्डा, जहां पर लैम्डा कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, टाइम्स b। तो b यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों i कैप और j कैप 0 है, तो हम जस्ट k कैप लिखेंगे 11 k कैप। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का। और अब अगर हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है x1, y1, z1, 3 -2 -5, और a b c यानी डायरेक्शन रेशियोज पता है 0, 0, 11। तो हम लिख सकते हैं x माइनस x1 यानी x माइनस 3 डिवाइडेड बाई a यानी 0 इज इक्वल टू y माइनस 2 यानी y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0। तो अब अगेन यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x माइनस 3/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर डायरेक्शन रेशियो 0 है तो हम सीधे इस तरह ही इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 3/0। ये जस्ट डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो इसका 0 है। यहाँ पर ये x माइनस 3/0 अनडिफाइंड नहीं होगा, या फिर y प्लस 2/0 अनडिफाइंड नहीं होगा। हम इक्वेशन इस तरह से कार्टेशियन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू y प्लस 2/0 इज इक्वल टू z माइनस -5 यानी z प्लस 5, और z c यानी ये जो थर्ड डायरेक्शन रेशियो है z के डायरेक्शन में वो 11। तो ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एंगल बताना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो अगर यहाँ हम देख सकते हैं दोनों ही पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट है, उस दोनों पार्ट में जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म है, यानी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, या फिर फर्स्ट लाइन को हम r1 से नोट कर सकते हैं, वो लैम्डा b1 है, और सेकेंड लाइन r2 इज इक्वल टू a2 प्लस
लैम्डा b2 है। तो अब अगर हमें ये एंगल बताना है बिटवीन द लाइंस, तो हमें पॉजिटिव या निगेटिव का ध्यान नहीं रखना है, यानी जस्ट एंगल किसी एक लाइन से मेजर करेंगे तो 45 डिग्री होगा, दूसरे से फर्स्ट के साइड मेजर करेंगे तो वो -45 होगा। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, हम जस्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों के डायरेक्शन रेशियो, यानी जो डायरेक्शन रेशियो वाला जो वेक्टर है, जो डायरेक्शन वेक्टर है दोनों का, उसका डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2। हमें यहाँ पर जस्ट दोनों के डायरेक्शन वेक्टर से ही मतलब होगा, यहाँ पर उसके किस पॉइंट से पास करा, ये a1 a2 क्या इनिशियल वेक्टर क्या है, यहाँ पे वेक्टर है तो इसे डिनोट कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय जो b1 है फर्स्ट डायरेक्शन वेक्टर, उसका मॉडुलस वैल्यू और इंटू मॉड b2, और इसका पूरा मॉड वैल्यू हम ले लेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, यानी b1 b2 अगर डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है तो इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो b1 वेक्टर है, हमें अभी डिस्कस किया, हमें पूरे वेक्टर से मतलब नहीं है, हमें जस्ट दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर है उससे मतलब है। फर्स्ट b1 है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और b2 वेक्टर है, b2 वेक्टर सेकंड लाइन का जो वेक्टर है पेयर ऑफ लाइंस में, तो वो उसका डायरेक्शन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। क्वेश्चन से देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन है वो नहीं लिख रहा, जस्ट जो डायरेक्शन वेक्टर है इससे मैं मतलब है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अब b1 डॉट b2 हम देख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 हो जाए, तो हमें यहाँ पर मॉड यूज करने की जरूरत नहीं, हम देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू है, डिवाइडेड बाई मॉड b1 मॉड b2। तो मॉड b1 अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है तो हम जानते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है, यानी यहाँ पे रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ b2, यानी रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे हमें थीटा एंगल बिटवीन दिस पेयर्स ऑफ लाइंस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 4 7 7 प्लस 12 19 डिवाइडेड बाई, देख सकते हैं ये 36 प्लस 4 प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं रूट अंडर 36 प्लस 4 प्लस 9 यानी रूट 49 है, और ये रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी रूट 9 है। तो अब अगर हम cos थीटा देखें तो cos थीटा 19 डिवाइडेड बाई रूट 49 7 और रूट 9 3 यानी 19 बाई 21 के बराबर है। तो हमें एंगल बताना है बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, तो थीटा cos इनवर्स 19 बाई 21 के बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स 19 बाई 21, यानी इन पेयर्स ऑफ लाइंस के बीच में जो एंगल है वो cos इनवर्स 19 बाई 21 के बराबर है। तो अब सिमिलरली इसी तरह हम सेकेंड पार्ट में भी एंगल बिटवीन जो लाइंस है वो निकाल सकते हैं। तो अगेन उसमें जो फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर है b1 फर्स्ट लाइन का, वो है i कैप माइनस जे कैप, i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और सेम वेक्टर सेकंड लाइन के लिए है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। तो अब अगर हमें cos थीटा कैलकुलेट करना है, cos थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पर -1 इंटू -5 -1 इंटू -5 प्लस -2 इंटू -4, हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं b1 डॉट b2। हम देख सकते हैं यहाँ पर सब टर्म पॉजिटिव है, -1 इंटू -5 भी पॉजिटिव हो जाएगा, -2 इंटू -4 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। और अब रूट अंडर b1 और मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, तो मॉड ऑफ b1 रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और मॉड b2 जिससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है वो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो न्यूमरेटर पार्ट है b1 डॉट b2 वो अगर हम देखें तो वो बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 8 प्लस 8 16 के, और डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी रूट 6, और यहाँ से हमें मिल जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 25 34 प्लस 16 रूट 50, तो ये हो जाएगा रूट 50। तो अब हम देख सकते हैं ये रूट 50 इंटू 6 यहाँ पे रूट 300, तो रूट 300 10 रूट 3 के बराबर होता है, तो cos थीटा 16 बाई रूट 300 या फिर 16 बाई 10 रूट 3 के बराबर है। तो हम थीटा को
कॉस इनवर्स 16/10√3 लिख सकते हैं। तो ये थीटा कॉस इनवर्स 16/10√3 इस दोनों एंगल के बीच में, इस दोनों लाइन के बीच में एंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 10 की तरह हमें एंगल बताना है बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास वेक्टर इक्वेशन था, लेकिन इस क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन है। तो अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन है तो इस फॉर्म में रहेगा, यानी x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन का। z माइनस z1/c। तो हमें जस्ट इससे कोई मतलब नहीं होगा कि x1 y1 z1 की क्या वैल्यू है, हमें जस्ट इससे मतलब होगा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, abc। तो अगर दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज abc और फिर सेकंड लाइन का इसी तरह मिल जाएगा हमें, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय दोनों का मॉड, जैसा अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो दो लाइन है, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं बुक से, जस्ट जिससे मतलब है हमें डायरेक्शन रेशियोज के मतलब है दोनों से, तो हम जस्ट यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 2, 5 और -3, और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है -1, 8 और 4। और अब हमें बताना है एंगल बिटवीन दीज लाइंस। तो यहाँ पर हम पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और डिवाइड बाय दोनों के मॉड से, यानी cos थीटा एंगल बिटवीन दीज, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4। तो जस्ट हम डायरेक्शन वेक्टर में जो कंपोनेंट था x, y और z, जो काम वेक्टर इक्वेशन के साथ कर रहे थे, सेम ट्रीटमेंट यहाँ हम करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन के साथ। जस्ट यहाँ पर हमें डायरेक्शन रेशियोज ही पता है, ये ABC, डिवाइडेड बाय रूट अंडर जो फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो है b1 का, तो 2 का स्क्वायर, इसका मॉड, इसका वैल्यू मॉडुलस वैल्यू प्लस -3 का स्क्वायर, ये फर्स्ट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का मॉडुलस वैल्यू हो गया। और सेकंड का हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये cos थीटा के बराबर हो जाएगी। तो अभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 2, और ये हमें इसका मॉडुलस वैल्यू लेना है क्योंकि हमें एंगल हमेशा 0 से 90 में बताना है। तो 2 इंटू -1 -2 और -12, यानी -14 प्लस 8 इंटू 5 40। तो हमें मॉडुलस की जरूरत नहीं, हम देख सकते हैं हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये 2 स्क्वायर 4, 25 और 9, तो 25 और 9 34 और 4 38 हो जाएगा। रूट अंडर 38 टाइम्स रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, तो 64 प्लस 1 65 और 65 प्लस 16, 65 प्लस 16 हम जानते हैं 81 के बराबर। तो cos थीटा 40 माइनस 4 26 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 81 9 होगा और रूट 38 इसके बराबर है। तो cos थीटा का वैल्यू हमें मिला 26/9 रूट 38। तो थीटा इसका cos इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 26 डिवाइडेड बाई 9 रूट 38। तो अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट में भी जो दो लाइन है उसके पेयर ऑफ लाइन के बीच एंगल बता सकते हैं। तो वहां पर जो दो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है हम देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन का है 2, 2 और 1, और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है 4, 1 और 8, 4, 1 और 8। तो अब अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो cos थीटा बराबर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, यानी 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 टाइम्स 8, 1 इंटू 8। देख सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें मॉडुलस लेने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर इसका वैल्यू b1, अगर इसे हम b1 से डिनोट करते हैं इस पूरे सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज को, तो इसका मॉडुलस वैल्यू मॉड ऑफ b1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा। उसी तरह 418 का रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगा 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, डिवाइडेड बाई अभी हमने देखा कि रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस -1, ये -1 रहे या 1 रहे स्क्वायर तो सेम है, तो ये वैल्यू रूट अंडर 64 प्लस 1 65 प्लस 16 81 के बराबर है। तो रूट 81 को हम 9 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हम देख सकते हैं 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो रूट ऑफ 9 को हम 3 लिख सकते हैं। तो 18/27 है, यानी 9 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 2/3 के बराबर है। तो थीटा cos इनवर्स 2/3 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें P का वैल्यू बताना है सच दैट जो दो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो जो दो लाइन है वो है 1 माइनस x/3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2P इज इक्वल टू z माइनस 3/2। सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन को
स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेंगे, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन का उसमें लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं ये 1 माइनस एक्स के फॉर्म में है, लेकिन हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है वो x माइनस x1 के फॉर्म में होता है, जहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 1 होता है। तो x माइनस x1 अगर हम लिखेंगे x माइनस 1, तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वैल्यू नहीं बदले। हम जस्ट अगर इसका माइनस ले लें, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, तो हमें x माइनस 1 मिल जाएगा, तो नीचे -3 हो जाएगा। देख सकते हैं x माइनस 1 बाई -3 ये एग्जैक्टली इक्वल है 1 माइनस एक्स बाई 3 के। और हम जस्ट मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कार्टेशियन इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, जहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 7 है, तो हम 7 से सभी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे ताकि y का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, तभी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। और फिर हम जो नीचे का वैल्यू रहेगा a b c उसे डायरेक्शन रेशियोज मान सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और है, जैसे y का 7 है, तो फिर हम अगर वो इक्वेशन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो हम डायरेक्शन रेशियोज नहीं मान सकते। हम 2p को यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो नहीं ले सकते क्योंकि y का कोएफिशिएंट 7 है। तो अब अगर 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा y माइनस 14 बाई 7 यानी 2, और ये 2p था तो ये 2p बाई 7 हो जाएगा। तो अब 2p बाई 7 को हम डायरेक्शन रेशियोज मान सकते हैं क्योंकि अब ये y माइनस y1 बाई b के फॉर्म में आ गया, तो ये जो डिनोमिनेटर है b, ये यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और z माइनस 3/2 को एज इट इज रहने देंगे, z माइनस z1 बाई c। और अब इसी तरह जो सेकंड लाइन का इक्वेशन है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो सेकंड लाइन का इक्वेशन पहले से हमारे पास है 7 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5। तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें यानी x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, तो यहाँ पर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम इसे -7 से डिवाइड कर दें, हम देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट -7 है, तो पूरे इक्वेशन को हमें -7 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा x, और 7 को अगर -7 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3p, और ये डिवाइड हो रहा है -7 से, 3p बाई -7। ये हम देख सकते हैं पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में y माइनस y1 बाई b के फॉर्म में, और यहाँ पर z -1 कोएफिशिएंट है तो इसे हमें पूरे को -1 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 6 बाई -5। अब हम देख सकते हैं कि दोनों लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, कार्टेशियन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें आ गया है। अब हमें p का वैल्यू बताना है ताकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए। तो अब हम जानते हैं कंडीशन कि ये a1, अगर इसका डायरेक्शन रेशियोज हम a1 b1 और c1 से डिनोट करते हैं और इसका a2 b2 और c2, तो हम कंडीशन जानते हैं परपेंडिकुलरिटी का, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ये 0 के बराबर हो जाए, तो यहाँ से हमें p में एक इक्वेशन मिलेगा। तो अगर हम लिखें तो a1 इंटू a2 जो 3p बाई -7 के बराबर हम देख सकते हैं, प्लस p1 b1 2p बाई 7 इंटू b2 जो 1 के बराबर है, प्लस c1 जो 2 है इंटू c2, ये 0 के बराबर हो जाए, तो हमें यहाँ से p का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब अगर हम p के लिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हम देख सकते हैं माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 9p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 माइनस 10, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 9p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 यानी 11p बाई 7, ये अगर हम 10 को इस साइड ले जाएं तो 11p बाई 7 10 के बराबर, तो हम देख सकते हैं कि p 7 इंटू 10 यानी 70 डिवाइडेड बाई 11 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, और हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगेन यहाँ पर जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं बुक से, हमें लाइन के इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत है। तो फर्स्ट लाइन का हम देख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज है 7, -5 और 1, और देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें यहाँ पर इक्वेशन में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है 1, 2, 3। हम जानते हैं परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन कि अगर हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो 7 इंटू 1 a1 a2 जो कंडीशन है कि इसका अगर डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है और इसका a2 b2 c2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं 7 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स -5
प्लस 1 इंटू 3, ये यहाँ पर A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 हो जाएगा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 7 प्लस 2 इंटू -5 यानी -10 प्लस 3, 7 प्लस 3 10 माइनस 10 यानी 0 के बराबर है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दो लाइन है और हमें उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास दो लाइन इस फॉर्म में है, A1 प्लस लैम्डा B1, यहाँ पे लैम्डा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और दूसरी लाइन है, ये अज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, A2 प्लस म्यू B2, A2 प्लस म्यू B2, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ पहले B1 क्रॉस B2, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, हमें B1 और B2 देख लेंगे इक्वेशन से, तो B1 क्रॉस B2 जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो B1 क्रॉस B2 डॉट इसका लेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इस डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर होगा उसके मॉड वैल्यू से, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम जस्ट इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो अब अगर हम क्वेश्चन 14 में देखें तो जो दो लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में वो हमारे पास है। तो हम यहाँ पर आप क्वेश्चन से देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट A1A2 और B1B2 यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो A1 यानी फर्स्ट लाइन में जो A1 वेक्टर है वो आप कंपेयर कर सकते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के बराबर है, और A2 वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप के बराबर है। तो A2 माइनस I1 हम देख सकते हैं जो हमें चाहिए वो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 वेक्टर ये हो जाएगा i कैप माइनस j माइनस 2j माइनस 3j कैप और माइनस k माइनस 2k कैप। और अब हमें नेक्स्ट चाहिए B1 क्रॉस B2, तो पहले B1 हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं B1 वेक्टर बराबर है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के, और B2 बराबर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में हम यहाँ पर टाइम नहीं देंगे क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट करना अच्छे से जानते हैं, पिछले चैप्टर वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो हम जस्ट यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये 1 माइनस 1 और 1 है, तो i 1 माइनस 1 और 1, और ये 2 1 और 2, तो हम i कैप कैलकुलेट करने के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं i कैप वाले को, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 i कैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं j कैप 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 0 हो जाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आप, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो ये आराम से देख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा इन दोनों का माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप के। तो हम इसका मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की इस वेक्टर की जरूरत है, B1 क्रॉस B2 के, एरो से इग्नोर कर देते हैं, B1 क्रॉस B2 के वैल्यू की जरूरत है। हम देख सकते हैं इसका मॉड बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 9 प्लस 9 रूट अंडर 18 के बराबर है, और रूट अंडर 18 में 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास A2 माइनस A1 है, B1 क्रॉस B2 है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये 3 रूट 2, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉड वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2, यानी इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें A2 माइनस 7 के साथ तो माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2, जे कैप उसमें नहीं है तो जे कैप से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 रूट 2। तो अब हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है माइनस 9 बाई 3 रूट 2, तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 रूट 2, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 से अगर डिवाइड करें तो 3, तो 3 बाई रूट 2 है, या फिर 3 रूट 2 बाई 2 है, तो माइनस 3 बाई रूट 2 है, तो माइनस 3 बाई रूट 2 को माइनस 3 रूट 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, उससे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो माइनस हट जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 रूट 2 बाई 2। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू लाइन्स वो है 3 रूट 2 बाई 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द लाइन्स, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ना होके कार्टेशियन फॉर्म में। फिर भी हम यहाँ से A1, B1, A2 और B2 देख सकते हैं, तो A1 हो जाएगा जिससे x माइनस हो रहा है, तो हम देख सकते हैं ये इक्वेशन है x प्लस 1 बाई 7, तो ये x माइनस माइनस 1 है, तो इसका i कैप माइनस 1 हो जाएगा, माइनस आई कैप। उसी तरह y प्लस 1 है तो i कैप माइनस j कैप, और अगेन z प्लस 1 है तो z माइनस 1 माइनस k कैप।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम x माइनस x1 करते हैं, यहाँ पर x प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये x माइनस माइनस 1 है। तो सेम इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जब अगर हमें x1 y1 और z1 मिल जाता है तो जो इनिशियल वेक्टर हम लिखते हैं वो लिखते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमें x1 y1 z1 पता है, -1 -1 -1, तो वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और जो नीचे x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6 z प्लस 1/1, तो हम जानते हैं x माइनस x1 बाई ए के फॉर्म में रहता है, तो ये जो a b और c आएगा ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ये डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, जो b1 हो जाएगा। तो b1 हम देख सकते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर अब इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिक्कत नहीं चाहिए, जस्ट हम कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर टर्म होता है b1 वेक्टर, हम देख सकते हैं वो जो नीचे डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज होता है उसका वेक्टर होता है 7i कैप माइनस 6j कैप, और c हम देख सकते हैं 1 है तो प्लस 1 के कैप यानी प्लस के कैप। तो इसी तरह से हम a2 और b2 भी देख सकते हैं। a2 सेकेंड वेक्टर का सेकेंड लाइन का इनिशियल वेक्टर, तो x माइनस 3 है यानी 3i कैप, फिर y माइनस 5 है यानी 5j कैप, और z माइनस 7 है यानी 7k कैप। तो उसे जस्ट हम वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करें ताकि अपना फॉर्मूला उस पर यूज कर सकें। और b2 यानी डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर हम देख सकते हैं a1 है तो 1i कैप या फिर i कैप, b2 है b माइनस 2 है तो माइनस 2j कैप, और c अगेन 1 के बराबर है थर्ड डायरेक्शन रेशियो, तो प्लस 1 के कैप या फिर प्लस k कैप हम लिख सकते हैं। तो हमें a1 a2 b1 b2 पता है तो हम आसानी से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम a2 माइनस a1 देखेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1, तो अगर इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस ले तो 3i माइनस माइनस आई यानी 4i कैप, 5 माइनस माइनस 1 तो 6j कैप, और 7 माइनस माइनस 1 यानी 7 प्लस 1 8k कैप। तो हमें a2 माइनस a1 मिल गया। हम b1 क्रॉस b2 देखेंगे, तो b1 क्रॉस b2 अगेन क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। b1 हो जाएगा 7 माइनस 6 और 1, और b2 हो जाएगा 1 माइनस 2 और 1। तो आराम से वेक्टर प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस वेक्टर के लिए यहाँ पर आई कैप लिखेंगे, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। आई कैप का जो वेक्टर एडिशन का रूल, सॉरी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो देख सकते हैं आई कैप माइनस 6 माइनस माइनस 2 प्लस 2 यानी माइनस 4 आई कैप। ये वेक्टर प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा, आप इसको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो आपको अब क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। वेक्टर चैप्टर कवर हो चुका है, माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो हमारे पास a2 माइनस a1 पता है, b1 क्रॉस b2 पता है, तो हम जस्ट फॉर्मूला जो d का फॉर्मूला है और इसका हम मॉड निकाल सकते हैं। पहले मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 देख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला में। तो b1 क्रॉस b2 ये वेक्टर है, तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। और हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो इसे हम माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, 6 का 36 प्लस 64, देख सकते हैं ये रूट अंडर 116 के बराबर है यानी 29 इंटू 4, तो इसे हम 2 रूट 29 लिख सकते हैं। और अब हमें इसका मॉड पता चल गया, तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो 4 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 16, 6 इंटू माइनस 6 यानी माइनस 36, 8 इंटू माइनस 8 यानी माइनस 64, डिवाइडेड बाई इसका मॉड जो भी हमने कैलकुलेट किया 2 रूट 29 के बराबर। तो देख सकते हैं ये 116 माइनस 116 है, लेकिन उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है तो वो 116 हो जाएगा। तो 116 बाई 2 58 हो जाएगा, और 58 बाई रूट 29 देख सकते हैं ये 2 रूट 29 के ही बराबर है, 58 बाई रूट 29, तो ये 2 रूट 29 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है बिटवीन टू लाइंस जिसका वेक्टर इक्वेशन हमारे पास है। तो वेक्टर इक्वेशन से हम a1 a2 और b1 b2 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन का अगर हम वेक्टर इक्वेशन देखें तो a1 यानी जिस पोजीशन वेक्टर से, जिस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर से वो लाइन पास कर रही है वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b1 यानी जो डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर है b1 फर्स्ट लाइन का वो है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप,
और सेम क्वांटिटी सेकेंड टर्म के लिए, यानी सेकेंड टर्म के लिए A2 है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और B2 बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप का। तो हमारे पास A1, A2, B1 और B2 है, तो जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइंस का वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 देख लेंगे, A2 माइनस A1 जस्ट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो 4 माइनस 1 3i कैप, 5 माइनस 2 3j कैप और 6 माइनस 3 3k कैप। B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2, B1 का वेक्टर अगर हम i कैप j कैप क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो आप क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। B1 हो जाएगा 1 माइनस 3 और 2, और B2 है 2 3 और 1। तो हम आई कैप देख सकते हैं, आई कैप के लिए इसको क्लोज करेंगे इस लाइन को और देख लेंगे -3 -6 -9 आई कैप है, और उसी तरह जे कैप और के कैप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो देख सकते हैं -9 आई कैप हो जाएगा, जे कैप -1 -4 -3, लेकिन हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप है तो +3 जे कैप हो जाएगा, और के कैप के लिए 3 + 6 9 के कैप। आप चेक कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का इसके बराबर होगा। तो हमारे पास B1 क्रॉस B2 पता है, A2 माइनस A1 पता है, तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका मॉड करेंगे। इसका मॉड या वैल्यू अगर निकालें इस वेक्टर का तो -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो हम देख सकते हैं 81 + 81, या इसे अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो 81 + 81 162 प्लस 9 रूट अंडर 161 के बराबर है, सॉरी रूट अंडर 171 के बराबर है। तो इसे हम रूट अंडर 9 इंटू 19 भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 18, यानी 9 इंटू 19 171। तो ये रूट 9 3 हो जाएगा जिसे हम बाहर निकाल लेंगे, 3 रूट 19 इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं। तो अब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें डिस्टेंस d का, तो वो हम देख सकते हैं कि d बराबर हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ A2 माइनस A1, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो -9 इंटू 3 -27 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाय जो मॉडुलस वैल्यू है B1 क्रॉस B2 का, यानी 3 रूट 19। तो अब हम देख सकते हैं कि ये -27 प्लस 27 0 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस बराबर है 9/3 रूट 19 के, 9/3 3 लिख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस बराबर है 3/रूट 19 यूनिट्स के। क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है बिटवीन द लाइंस जिसका वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में है। यहाँ पर हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, 1 माइनस टी आई कैप प्लस t माइनस 2j कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप। तो यहाँ पर t देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अगर हम t को एक साइड करें और t को कॉमन ले लें तो t जस्ट यहाँ पर लैम्डा का पर्पस प्ले कर रहा है, यानी जब हम r का इक्वेशन लिखते हैं तो a प्लस लैम्डा भी फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल लैम्डा के बदले वेरिएबल t है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे यहाँ पर ये a प्लस टी बी के फॉर्म में आएगा, a प्लस लैम्डा बी के इंस्टेड, या फिर a प्लस म्यू बी, a प्लस लैम्डा भी हम फॉर्म में लाते हैं जहाँ पर लैम्डा म्यू कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है, तो इसी तरह t यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 1 आई कैप, यानी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फिर t कंटेनिंग टर्म्स बचेगा। तो अब अगर t कंटेनिंग टर्म्स में हम t को कॉमन ले लें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस आई कैप है, माइनस टी आई कैप, तो t कॉमन ले लिए तो माइनस आई कैप बचा। उसी तरह यहाँ पर टी जे कैप है तो t कॉमन ले लिए तो प्लस जे कैप बचा, और यहाँ पर -2t के कैप है तो अगर t कॉमन ले लिए तो -2 के कैप बचा। तो हम देख सकते हैं कि अब ये a प्लस टी बी फॉर्म में आ गया, जैसे a प्लस लैम्डा बी, a प्लस म्यू बी फॉर्म में आता है। तो अब हमारे पास a1 पता है, ये a1 हो जाएगा, हमारे लिए a1 का पर्पस सर्व करेगा, और ये b1 हो जाएगा। तो इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है s के फॉर्म में, तो वहाँ पर s भी जस्ट म्यू का काम कर रहा है, तो s प्लस 1 आई कैप है। तो ये अगर हम ये इक्वेशन लिखें तो ये सॉरी इसे भी r से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो s से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप है।
तो अब अगर हम a प्लस एस बी फॉर्म में इसे लिखें तो 1 आई कैप, तो आई कैप लिख सकते हैं। जो टर्म अभी s कंटेनिंग नहीं है उसे साइड करेंगे a के फॉर्म में। ये r वेक्टर इसे हम r1 से डिनोट करते हैं और इसको r2 से, ये सेकंड है। तो i एक साथ हो जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं माइनस जे कैप है, तो a माइनस जे कैप और माइनस 1 के कैप यानी माइनस के कैप, तो ये वेक्टर a2 हो गया। इसे हम a2 से डिनोट कर सकते हैं। और प्लस s अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर से s आई कैप है, तो s कॉमन ले लिए आई कैप बचा। 2s जे कैप है, तो s कॉमन ले लिए तो 2 जे कैप मिला हमें। माइनस 2s के कैप है, तो s कॉमन ले लिए तो माइनस 2 के कैप। तो अब देख सकते हैं ये इक्वेशन भी a2 प्लस s b2 के फॉर्म में आ गया। तो अब हमारे पास a1 a2 b1 b2 है। तो अब दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d निकालने के लिए सबसे पहले हमें a2 माइनस a1 चाहिए। तो a2 वेक्टर ये है, a1 वेक्टर ये है, तो a2 माइनस a1 हम लिख सकते हैं। अगर हम इस साइड a2 माइनस a1 लिखें, a2 माइनस a1, तो देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 0, आई कैप 0 हो जाएगा, आई कैप कैंसिल हो जाएगा। माइनस जे माइनस माइनस 2j, तो माइनस जे प्लस 2j यानी j कैप, और माइनस के कैप माइनस 3 कैप यानी माइनस 4 कैप। तो a2 माइनस a1 जे कैप माइनस 4 के कैप के बराबर हो जाएगा। अब हमें b1 क्रॉस b2 करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप इस फॉर्म में लिखेंगे, और फिर यहाँ पर b1 का वेक्टर यानी माइनस आई कैप है माइनस 1, जे कैप 1 है माइनस 2 के कैप है, और b2 इसके नीचे लिखेंगे 1 2 और माइनस 2। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हैं आई कैप के लिए, इसे हम नहीं देखेंगे जे कैप के कैप, तो माइनस 2 प्लस 4 यानी 2 आई कैप हो जाएगा। और उसी तरह जे कैप और के कैप भी हम देख सकते हैं, तो 2 आई कैप हो जाएगा, जे कैप 2 माइनस 1 इंटू 2 और प्लस 2 4, लेकिन जे कैप के साथ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 4 जे कैप हो जाएगा। और उसी तरह के कैप हम देख सकते हैं माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के कैप हो जाएगा। तो हमें b1 क्रॉस b2 पता है, a2 माइनस a1 पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन द लाइंस। तो पहले b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस देख लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी डिस्टेंस के फॉर्मूला में, ये डिनोमिनेटर में आता है। हम देख चुके हैं 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 3, लेकिन माइनस 3 और 3 का स्क्वायर सेम ही होगा, फर्क नहीं पड़ता है। तो रूट अंडर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये रूट अंडर 29 हो गया। तो अब हम डिस्टेंस d लिख सकते हैं बिटवीन दिस लाइंस। तो ये b1 क्रॉस b2 यानी ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। तो पहले हम मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट निगेटिव भी आया तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो 2 इंटू, सॉरी आई कैप है ही नहीं, तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 लिख सकते हैं, प्लस जे कैप इसका माइनस 4 है, इसका 1 है, तो माइनस 4 इंटू 1, प्लस जे कैप इसका माइनस 3 है और इसका माइनस 4 है, तो माइनस 3 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाय जो हमने भी डिस्टेंस मॉड b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकाला रूट 29। तो देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये माइनस 4 है और ये माइनस 3 इंटू माइनस 4 यानी 12 है, तो 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट 29, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8 बाई रूट 29। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में।